Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that which of the following statements is incorrect in relation to ionization enthalpy? Option A, ionization enthalpy increases for each successive electron. Option B, the greater increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from 4 noble gas configuration. Option C. End of valence electrons is marked by a big jump in ionization enthalpy. Option D. Removal of electron from the orbital having lower value of n is easier than from the orbital having higher n value. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रिलेटेड। तो अब इनमें से जो हमारा स्टेटमेंट जो कौन सा इनकरेक्ट है वो हमारा इसमें आंसर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयनाइजेशन यहाँ पे एंथैल्पी के बारे में बात हो रही है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ये वो एनर्जी है जो कि हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, और कोई भी एटम से कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा जो कि सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड हो। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो यहाँ पे अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को, एक एक करके हम ऑप्शन देखेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। अभी क्या है कि जैसे जैसे हमारा कैटायन का जो चार्ज है वो ज्यादा हो जाता है, वैसे वैसे उसकी जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाती है। एज साइन इंक्रीजेस ऑन द कैटायन, इट्स जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अभी क्या है कि पहला अगर हमने जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी किया तो मतलब कोई भी न्यूट्रल एटम था और न्यूट्रल एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? एक इलेक्ट्रॉन कम बचा। तो इसलिए इसकी वजह से जो प्रोटॉन है वो ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन्स जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। तो उसकी वजह से हमारा जो ये जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। तो अब जैसे मैंने एक बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो निकल गया आसानी से। मैंने वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या होगा कि उसका जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या था? पहले न्यूट्रल था, अभी एक प्लस साइन आ चुका है। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा उसमें मेरे को क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए। अब वैसे ही अब मैंने क्या किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसी तरीके से निकाल दिया। तो क्या होगा? एक थर्ड इलेक्ट्रॉन अब जब मैं निकालने जाऊंगी तो उसके लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जितना मेरे को मिनिमम एनर्जी चाहिए था उससे भी ज्यादा मुझे लगाना होगा, क्योंकि अब जो चार्ज है और ज्यादा बढ़ चुका होगा और उसका जेड इफेक्टिव जो है वो और बढ़ चुका होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन के लिए इंक्रीज होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया है? द ग्रेटर इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी क्या है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है? सबसे स्टेबल होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। अब मतलब जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम आएगी उसको निकालने के लिए, उतना ज्यादा मुझे एनर्जी चाहिए। क्योंकि अब क्या करेंगे हम लोग? हम उसको स्टेबल से निकालने पे ऑन रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जैसे नोबल गैस जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो एकदम स्टेबल होते हैं। तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आने के लिए तो जो भी कभी भी कोई भी एटम अगर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, इट हैज़ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ लेके जा रहे हैं। अब जब भी हम स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाते हैं तो जो वो एटम है या कोई भी पार्टिकल है, वो क्या है, उसका नेचर वो स्टेबल से अनस्टेबल कभी नहीं जाना चाहती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब हम ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया है, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है इसका, कि मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस के निकाल दिए तो इसके बाद जब मैं दूसरा निकालने जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, उसमें एक बड़ा जंप आएगा। तो एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर में, अब आउटर में कितने हो सकते हैं, 8 होंगे तब तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के अगर कितने होंगे, लाइक 3 है, 2 है, 1 है, तो हमने उसको निकाल लिया, वो इजिली तब भी निकल जाएगा। लेकिन जब वो 3 या 2 या 1 जो है, वो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो निकलने के बाद क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल सोडियम। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब इसके स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। तो वो क्या करेगा, वो रेडली एक जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देगा। लेकिन अब क्या हुआ, लूज कर दिया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, खत्म हो गए। अब इसके बाद जब हम करेंगे तो ये Na प्लस हो जाएगा। अब Na प्लस क्या है, स्टेबल है, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। तो इसीलिए अब ये स्टेबल से अनस्टेबल में नहीं जाएगा। जैसे ऑप्शन बी में हमने देखा था, वैसे यहाँ पे ऑप्शन सी में भी स्टेबल से वो अनस्टेबल नहीं जाएगा रेडली। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा जंप आता है जब भी हमारे एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये भी हमारे क्या है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है, जो हमारे वो उनके स्टेटमेंट भी क्या है, वो करेक्ट है। therefore बी एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हम ऑप्शन डी क्या देखते हैं, तो ऑप्शन डी में क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ एन इज इजियर देन फ्रॉम द ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब एन की वैल्यू छोटी होती है तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं इन कंपेयर टू हायर एन वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में हमें क्या बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एन जो कि स्मॉलर है उससे ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स हमारे लोअर वैल्यू ऑफ एन होते हैं, लोअर वैल्यू ऑफ एन ऑर्बिटल्स, वो ज्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस से, आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। thus they face more attraction force। मतलब जो इसका z इफेक्टिव है क्लोजर एन वैल्यू के इलेक्ट्रॉन में वो ज्यादा होता है।
अब जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो उसका वो उसके न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो उसको अगर हम निकालने जाएंगे तो वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा ना, क्योंकि वहां पे क्या है, वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास में है। हेंस इट विल बी डिफिकल्ट एंड नॉट easier in compared to remove electrons from higher value of n, क्योंकि जो हायर वैल्यू ऑफ n होंगे वो दूर होंगे न्यूक्लियस से, तो उसमें जो z इफेक्टिव है वो कम पड़ रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा स्टेटमेंट डी है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि देयरफॉर स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो ज्यादा दूर होगा, यहाँ पे इन्होंने जस्ट अपोजिट बोला है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इनमें जो इन चारों में से ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है उसका स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है उसका स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है उसका भी स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ ऑप्शन डी है जिसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जिसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो क्वेश्चन का आंसर होगा। Therefore, option D, removal of electron from the orbital having lower value of n is easier than from the orbital having higher n value is the answer. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? Hence, option D is correct. That was the explanation of this question. Thank you.